अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। जहां एक तरफ हम हमेशा सियासत पे बात करते हैं, आज इसी सुहाने से मौसम में आप जानते हैं कि वादी कश्मीर में बर्फ़बारी भी हो रही है और काफ़ी सुहाना मौसम है, तो हमने सोचा कि जम्मू के अंदर भी मेरे साथ ऐसे एक दो शख्सियत जुड़े हुए हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। और मैं ये कहूँगा कि इस जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरूनी मुल्क तक भी इन लोगों का नाम है। कोई और नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर की बहन मसरत नाज, जिसे नूर जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तारिक परदेसी साहब, ये तो आज से 15 साल पहले से ही लोगों के दिलों में ज़िंदा थे, जब मैं ये कहूँगा कि नया नया सा ट्रेंड आया था यूट्यूब का, और वो कैसेट वगैरह जो होती थी वो हम अपने टैप रिकॉर्ड्स में डालकर सुना करते थे। तो मैं भी बचपन में इनके गाने सुनता था कि तारिक परदेसी साहब ने जी एक गाना गाया है। खैर फाइनली आज दोनों मेरे साथ हैं। काफ़ी खुशी हो रही है मुझे कि मेरे स्टूडियो में, और मैंने इनको ख़ुसूसी दावत कल शाम को ही दी थी कि आज इनसे मुलाकात हो, तो थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन आप लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। जी शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का, कि जो हमें इस काबिल समझ रहे हैं कि हम आपके पास बैठ के चार बातें कर सकें अपने ऑडियंस तक और अपने फॉलोअर्स तक, या अपनी बातें पहुंचा सकें। ये आपका बहुत बड़ापन है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक साथ दो ऐसे सिंगर जिनका जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे नाम है और जनता भी काफ़ी प्यार करती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ऑडियंस यू हैव टू डिसाइड, यानी कि आपको मालूम है जब दो ऐसे प्यारे सिंगर्स हों फिर तो डिसाइड आप लोगों ने करना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी प्यार भी करेंगे। मसरत जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे स्टूडियो में हमारी नूर जहाँ बैठी हुई हैं, इनकी आवाज़ भी ऐसी है माशाल्लाह कि जितनी बातें करूँ उतना कम है। वेल फाइनली अब आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी चिट चैट में आप लोगों का वक्त ज़ाया होगा, तो शुरुआत आज के शो की करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। और शुरुआत जो होगी वो मेरे गाने से होगी, और आप जानते हैं कि मैं हमेशा की तरह पहले ही अपनी फरमाइश डाल देता हूँ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। एंड वेल फाइनली मैंने इनको भी यही कहा कि मान ना मान मैं आपका मेहमान, और आपने मेरे ही कहने पर सुनाना है, तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल सुनाएंगे, आज आपके दफ्तर में आए यहाँ पे आपके स्टूडियो में तो सुनाना तो पड़ेगा। तो मेरी जो फरमाइश है वो है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। खैर आजकल तो कोई आता नहीं है क्योंकि काफ़ी बंदिशें आयद कर दी गई हैं मरकज़ी सरकार ने भी और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आके तो देखो। चलें, हम यही कहेंगे कि आप शुरुआत करें जी, और माशाल्लाह जितनी भी जम्मू कश्मीर की ऑडियंस इस वक्त मुझे देख रही होगी उन तमाम तक आपकी खूबसूरत सी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। नुसरत साहब की गाई हुई ये गज़ल है। बिल्कुल जी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो।
जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई, कि हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई। शबे वसल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल उठा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जो उल्फत में हर एक सितम है गवारा, जो उल्फत में हर एक सितम है गवारा, ये सब कुछ है पासे वफा तुमसे वरना, ये सब कुछ है पासे वफा तुमसे वरना। सताते हो जिस रात जिस तरह मुझको, सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को यूं सता कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। अगरचे किसी बात पर वो खफा हैं, अगरचे किसी बात पर वो खफा हैं, तो अच्छा यही है तुम अपनी सी कर लो, तो अच्छा यही है तुम अपनी सी कर लो। वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, मगर उनको न मना कर तो देखो। वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, मगर उनको न मना कर तो देखो। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद गा रहा हूँ, लेकिन काश मैं गा पाता इतना खूबसूरत, लेकिन फिर भी मैंने इनकी बड़ी मदद की इस गाने में। अब वही बात है, मानो ना मानो तो मैं आपका मेहमान। वेल फाइनली मेरे साथ हमारी जम्मू की बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी मसरत नाज, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर भी अच्छा नाम कमाया,
और साथ साथ में मायानगरी जिसे बॉम्बे कहते हैं और आजकल मुंबई के नाम से भी पुकारा जाता है, और वहाँ पे भी जाके जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन किया। और वक्त की कमी है क्योंकि लंबा ज़्यादा एपिसोड होगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि हमेशा ऑडियंस को हर वीडियो क्लिप 15 से 20 मिनट के बीच में चाहिए। तो मैं इस 20 मिनट के अंदर इस शो को ख़त्म करूँगा, तमाम बातें आप तक पहुँचाऊँगा। वेल फाइनली सॉन्ग तो इनसे सुन लिया। मसरत जी, सबसे पहला सवाल मेरा है, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? किस तरह से आप लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की? क्या आपने कभी सोचा था कि तारिक परदेसी आपको मिलेंगे, आप लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट करनी है, या फिर ये ऐसे कहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने अचानक मिला दिया, हाथ पकड़ लिया और निकल गए सफ़र में? या फिर कोई प्लानिंग थी, सोचा आपने, समझा आपने ये ठीक है, अच्छे हैं, हाँ चलेंगे, काम मेरे साथ ठीक अच्छे से रहेंगे, करेंगे, मतलब काफ़ी ये चीज़ें जो अंदर की होती हैं, ये आज ऑडियंस सुनना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, यही सोच समझ के मैंने इनका हाथ पकड़ा और इन्होंने मेरा कि हमारी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ सकती है, आगे लेके चलेंगे। क्योंकि अगर मैंने किसी और शख्स से की होती शादी, किसी और का हाथ पकड़ा होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती, क्योंकि मेरे हम सफ़र भी मेरे साथ साथ मेरी सपोर्ट की और मुझे साथ साथ लेके पहले वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक फार फ्लंग एरिया से रब्ता रखते हैं। मैं खुद भी कहता हूँ, मैं खुद भी एक फार फ्लंग एरिया का रहने वाला हूँ। लेकिन हम लोगों के लिए क्या होता है अक्सर कि जब हम वहाँ से उठ के बड़े शहरों में जाते हैं तो पहले तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, छोटी छोटी सी चीज़ों पर हमारी टांग खींची जाती है कि भाई ये तो लड़की है या वहाँ निकल गई है, ऐसी चीज़ें आपने भी सुनी पड़ी होंगी समाज में, है ना। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। किस तरह से आपने इस सब चीज़ को फेस किया? कैसे आपने हार नहीं मानी? कोई एक ऐसा वक्त जब आप पूरे टूट चुके हों और फिर भी आपने कहा हो नहीं, अभी ज़िंदगी की शुरुआत है, अभी मुकाम बाकी है? हाँ, छोटी थी मैं, मेरे पापा जो हैं थे नूर अली शेख साहब, वो भी सिंगर थे। एक्चुअली मेरे ब्लड में है ये सिंगिंग। अच्छा, जी मेरी खानदानी है, मतलब मेरे बाबा से, मेरे पापा से, मेरे वालिद सब गाते थे और उनसे ही मैंने सीखा। और उसके बाद जब वो फौत हो गए तो जब वो थे ज़िंदा थे तब मुझे ये नहीं था कि मैं गाऊंगी या कुछ ऐसा करूंगी। 6th में पढ़ती थी मैं तब। तो उसके बाद उनकी मतलब डेथ के बाद मेरे ये चीज़ मेरे दिमाग में आई और दिल में कि मुझे भी ये सब करना चाहिए, क्योंकि उस समय मतलब थोड़ा सा गरीबी का दौर भी चल रहा था। तो ज़्यादा घर का वो जो था सिलसिला वो ज़्यादा हाँ रुक सा गया था। उनकी फौतगी के बाद टूट से गए हम, और मैंने शुरू किया इसको कि नहीं ये मेरे से इंशाल्लाह हमारा घर दोबारा से उठेगा। और मेरी जो मम्मा हैं मैंने उनको संभाल लिया। अपने छोटे छोटे भाई, दो मेरी एक बहन एक भाई थे छोटे, रह गए थे बाबा के बाद, तो उनको मैंने संभाला। मेरा जब शुरू हुआ सिंगिंग का, स्कूल से शुरू हुआ है मेरा, क्योंकि स्कूल में जब पता चला कि ये मतलब फलाने की बेटी है तो चलो इनसे कुछ सुनते हैं, तो वहाँ से मेरी सिंगिंग स्टार्ट हुई। कितने साल मैं तारिक साहब से मिली तब मैं गा रही थी। लगभग कितने साल हो चुके हैं आपको सिंगिंग करते हुए? मुझे 19 साल हो चुके हैं। अच्छा, वो बात तो फिर हकीकत से जब मैं छोटा सा हुआ करता था तो हमारे वहाँ पे शादियों में इस जब आया करते थे, कहते थे जी मसरत नाज और तारिक परदेसी आए गाना गाने के लिए। और आज भी आप वैसे ही एवरग्रीन हो दोनों, जैसे मैंने देखा था। और उस वक्त मैं बड़े कम से देखा था क्योंकि छोटा था, शादियों में जाने की इजाज़त नहीं। आज तो बड़े अच्छे से देखा है। ये एवरग्रीन का क्या राज है? हमेशा क्या ये संगीत ही आपको ऐसे एवरग्रीन रख रहा है, या फिर दिल की खुशियाँ, लोगों की मोहब्बत? ये लोगों की मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, सबका। हम दोनों सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना सपोर्ट लोग कर रहे हैं, इतना चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को छोड़ नहीं रहे। पता नहीं हम कब के पीछे हट गए होते, अगर लोगों की सपोर्ट ना होती, इतना प्यार ना मिलता, हमने शायद छोड़ भी दिया होता। लेकिन ये जितना भी हम अभी कर रहे हैं या इससे पहले जो किया है वो सब लोगों का प्यार और मोहब्बत है, इसलिए हमने ये अपना काम जो है ये जारी रखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी खास है कि फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लाइक्स भी मिलते हैं। उन चीज़ों को देखकर कितनी खुशी होती है। और वो जब नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव कमेंट्स अब जब जहन में आते हैं तो क्या लगता है कि ये जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, ये जो लोगों का मोहब्बत है, यही उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब है? जी बिल्कुल। जिन्होंने कुछ बुरा सोचा था पहले और ये जब अब देख रहे हैं वो हमारा कि आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, इनसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं लोग, तो वो तो फिर कुदरती बात है कि उनको जवाब मिल रहा है। अच्छा, नूर जहाँ का टाइटल कहाँ से पड़ा मसरत नाज को? मुझे नूर जहाँ जी का टाइटल स्कूल से पढ़ा है। बचपन से ही आप गाते थे? जी 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 जी, उनके सॉन्ग में बहुत पसंद करती थी और बहुत ज़्यादा गाती थी। अच्छा, मुझे मालूम है मेरी ऑडियंस अंदर से ये कह रही होगी भैया एक सॉन्ग इनको कहोगे गा लो, आपकी बातें बहुत हो गई हैं, तो एक सॉन्ग भी हो जाए 2-3 लाइन का छोटा सा खूबसूरत सा नूर जहाँ जी का मेरी ऑडियंस के लिए, क्योंकि वापस इनसे भी सवाल पूछना है। जी शुरुआत करें आप। वही निगाहें।
कर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। निगाहें मिला कर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संग दिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। निगाहें मिलाकर जफाओं से तुमने मेरे दिल को तोड़ा, मुझे तुमने जालिम कहीं का न छोड़ा। हुआ मुझको मालूम सब कुछ लुटा कर, वफा की यहाँ कोई कीमत नहीं है। निगाहें मिलाकर ना पहले से दिन है ना पहली सी रातें, बुला दी जो तूने मोहब्बत की बातें। सुनाए थे जो तूने झूठे फसाने, जरा सी भी उनमें हकीकत नहीं है। निगाहें मिला कर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। निगाहें मिलाकर बहुत खूबसूरत वाक़ई में ही नूर जहाँ हैं जम्मू कश्मीर के, और काफ़ी अच्छी खूबसूरत आवाज़ है। काफ़ी पसंद करते होंगे जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी इस वक्त मुझे ऑडियंस देख रही है। और कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में जब भी कभी ऐसे लोग हमारे सामने आते तो हमारा दिल काफ़ी फ़ख्र से ये महसूस करता है कि जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ग्राउंड ज़ीरो से मेहनत की हो, जो हमेशा अपनी मेहनत के ही आसरे अपनी ज़िंदगी गुजारते हों, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना, उन्हें सल्यूट करना हम लोगों का फ़र्ज़ है। फाइनली मेरे साथ तारिक साहब हैं। तारिक साहब, आज से पहले भी एक बार इसी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी, तब मैडम आपके साथ नहीं थी। आज फाइनली आपकी मैडम भी आपके साथ हैं और बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तब गर्मी थी, अब थोड़ी सर्दी है। आप भी अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूँ माशाल्लाह। काफ़ी कमज़ोर था पहले, अब काफ़ी थोड़ा सेहत में आ चुका हूँ। सब चीज़ें अच्छी हैं। तो कैसा आपको क्या लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगिंग को लेकर क्या पहले जैसा माहौल है? क्या वही पहले जैसी आब व हवा है सिंगिंग की, या फिर अब तब्दीलियां हो चुकी हैं? अब जो यहाँ पे गायक हैं, जो सिंगर्स हैं, उनका यहाँ पे सरवाइव करना, स्ट्रगल करना पहले से काफ़ी हद तक आसान हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं मुश्किल है? नहीं, देखें, जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जो सिंगिंग, कल्चर, लिटरेचर, इन चीज़ों के लिए तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कम कभी नहीं हुई हैं। अच्छा। तो सीखना या आगे बढ़ना ये बहुत आसान है। आर्टिस्ट अब क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है, तो इसमें लोग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो वसाइल की बात है, जहाँ तक जम्मू कश्मीर में तो बस कुछ ऐसा ही चेंज हुआ कि वो आर्टिस्ट लोग तो ख़ास करके किसी काम के रहे नहीं, ना इनको कहीं काम है, ना इनको कोई पूछने वाला है, ना कोई सीखने वाला है, ना सिखाने वाला है। तो सबके दिल मुड़ चुके हैं। अब हम जैसे लोग हैं, कभी आपने बुला लिया, कभी किसी ने और बुला लिया, तो हम लोग अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए जो अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं और अपनी सकाफ़त से जुड़े हुए हैं, अपनी ज़बानों को प्रमोट करने के लिए हम लोग मजबूर हैं, हम लोग काम करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आर्टिस्टों को कौन पूछता है? वो उनके लिए, बेचारों के लिए मुश्किलों की कोई कमी नहीं। अच्छा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस सब चीज़ को देखते हुए एक और भी सवाल मेरे जहन में जब तक आ रहा है, मैं आपसे पूछ लूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार कोविड के बाद क्या लगता है कितने बड़े पैमाने पे जो मुश्किलात हैं वो आर्टिस्ट लोगों को फेस करनी पड़ी? क्योंकि आपकी भी अक्सर इन लोगों से मुलाकातें होती होंगी, क्योंकि शादियाँ जो फंक्शंस थे उन पे भी जाना मना कर दिया। जब वहाँ पे बिल्कुल 100 इंसान के जाने की इजाज़त है, तो वैसे तरीके से एक वो पूरा उन्होंने बना लिया है वहाँ पे आने जाने का सिस्टम। उसके साथ साथ थिएटर्स वगैरह भी बंद हो गए थे और बाकी इवेंट्स वगैरह भी नहीं हो पा रहे थे। तो कितनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा?
देखिए जी, आर्टिस्ट लोगों की जहाँ तक बात करें तो हाल ही कोविड की बात नहीं है, ये 5 अगस्त 2019 जो है तब से लेके अभी तक बेचारे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जब 370 टूटा जम्मू कश्मीर का, तब से यहाँ का माहौल ही पूरा चेंज हो गया। इंटरनेट ख़त्म हो गए, फ़ोन कॉलिंग कश्मीर में 6 महीने तक बंद रही और एक दूसरे का रब्ता नहीं हुआ, हड़तालें ही हड़तालें, स्ट्राइक हर जगह, ये सारे लोग परेशान हो गए तब से लेके आज तक। फिर बीच में सर्दियों में 1-2 महीने का माहौल ठीक हुआ, उसके बाद तो 15 मार्च से ही ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हो गया, फिर 21-22 से लॉकडाउन का हो गया। हर आदमी ने, कोई दुकानदार है या मज़दूर है या कोई कारपेंटर है या कोई मिस्त्री है, उसने कहीं ना कहीं अपनी दुकान खोलने की कोशिश की, कहीं ना कहीं अपना दिन लगाने की कोशिश की, उनके दिन लगे। एक आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हों, म्यूजिशियंस हों, वो शायर हों, वो डांसर हों, उनको अभी तक काम नहीं। ये पिछले 1 महीने से थोड़ा सा कुछ खुला है, ये पिछले 1 महीने से। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि 2 सालों से आर्टिस्टों के ऊपर कोई इंसाफ नहीं हुआ, ना इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला, रिलीफ वगैरह कुछ ऐसी चीज़, बेनिफिट्स कुछ नहीं। हालांकि पिछली बार श्रीनगर हाई कोर्ट में इसकी रिट हुई थी। हाई कोर्ट ने कल्चरल एकेडमी को बताया कि आप इनको आर्टिस्टों को जो है ये 6 से 8 महीने के जो कोविड-19 में ये लोग बंद रहे लॉकडाउन में, आखिर इन लोगों ने खाना भी होता है, इन लोगों के बच्चे भी हैं, इनकी वसाइल भी हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो घर पे रह के, लॉकडाउन में घर पे रह के उनसे फ़ीसें वसूल मतलब की गई है। अब फ़ीसें भी देनी है, खाना भी मुहैया करना है, तो आर्टिस्ट आदमी को काम भी नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। चोरी हम कर नहीं सकते, बेचारे शरीफ लोग होते हैं, हमें आता ही नहीं है नहीं, मतलब गुंडे लोग तो होते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि आर्टिस्टिक दुनिया में सबसे शरीफ आदमी होता है, चाहे वो सिंगर्स हो या वो म्यूजिशियंस हों या वो शायर मतलब पोइट हों, ये एक नरम दिल लोग होते हैं। तो इनके पीछे जो है पिछले 2 सालों से नाइंसाफ़ी का सिलसिला चालू है और बस बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करके ये लोग यहाँ पे मेरा एक और सवाल भी है, और सवाल यूँ इस तरह से है कि जब यहाँ से आप बॉम्बे पहुँचे, कहाँ जम्मू कश्मीर, एक छोटी सी हमारी स्टेट, एक खूबसूरत सी स्टेट जिसमें काफ़ी मुश्किलात में लोग तो रह रहे हैं फार फ्लंग एरियाज़ में, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुकून है, अमन है। और कहाँ बॉम्बे, जिसे माया नगरी कहा जाता है, जहाँ दिन रात एक है, नाइट आउट्स होते हैं ज़्यादा, रात का दामन में ही लोग काम करते हैं। जब यहाँ से वहाँ पहुँचे, कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत थी, कितनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा, और वहाँ पे जाके काम तलाश करना और फिर वहाँ पे काम करना कितना कठिन था आपके लिए, कितना टफ़ था? टफ़ था नहीं, टफ़ है, अभी भी है। अच्छा। क्योंकि वहाँ दिन ब दिन जो है ख्वाहिशात जो हैं, इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें, कुछ भी मतलब वो सिलसिला जो अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो रेंट बेस आप मान लें, बच्चों की स्कूलिंग मान लें, इंसान का रहन सहन मान लें। हम शुरू में जब गए थे तो हमने 1 रूम लिया था, 1 रूम किचन, और करते करते आज हमारे 10-12 साल के बाद आज हमारे पास 2 BHK फ्लैट हैं तो रेंटली, लेकिन जितना हम उसको बढ़ा रहे हैं इतना रेंट बढ़ रहा है, इतने खर्चे बढ़ रहे हैं। शुरू में भी हम गए थे। अब सुकून की बात जहाँ तक आपने कही, मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर सुकून के हिसाब से देखें तो हम बॉम्बे सुकून के लिए गए। यहाँ सुकून के हिसाब से हमने अपने बच्चों को इस यहाँ के दलदल से दूर निकाला, वहाँ पढ़ाई के लिए लेके, कि उनका जहन सब कहीं से हट से, कोई पत्थर मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम नहीं कहते कि ये लोग सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस पर कमेंट करना चाहता हूँ कि जो हालात यहाँ के पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं, उनसे मैं अपने बच्चों को दूर लेके गया और हमने उसके लिए स्ट्रगल किया, हमने मजदूरी की, हमने दिन रात किया। और यहाँ पे कामकाज की वजह से, कामकाज भी जो यहाँ नहीं है कश्मीर में, ख़ास करके जम्मू में फिर भी है। जम्मू के हालात भी अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं। और कश्मीर में सबसे पहली बात है कि पूरे जो हमारे इस्लामी मतलब डायनेस्टी के लोग हैं, वहाँ तो हमें 10 बातें सुननी पड़ती हैं, ये कलाकार, ये गाने वाले, ये फलाना फस्ताना। अब हमारा काम यही है, हम एक तो अपने कल्चर को फ़रोग़ देते हैं, दूसरा हम इसी से रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो वहाँ पर हमें काम भी कम मिलता है, ऊपर से सुकून भी ना हो, इधर से डर उधर से डर, कभी मतलब किसी पुलिस वाले का डर, किसी आर्मी वाले का डर, वो आ जाए, किसी से पत्थरों वाले लड़कों का डर। अब हम तो बीच में शरीफ आदमी फंस गए ना। उस चीज़ को निकालने के लिए मैंने अपने बच्चों को बॉम्बे में रखा कि हम चलो कुछ भी करेंगे। हालांकि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, 1 लाख रुपए तक हमारा खर्चा महीने का वहाँ पे आता है। तकरीबन 40,000 का तो खाली फ्लैट का रेंट है, फिर बच्चों की पढ़ाई, दूसरा तीसरा 80,000 90,000 लाख के करीब हम पहुँचते हैं। करके 3 लोग कमा रहे हैं,
इसी से। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बस अगर हमने कुछ बना नहीं पाए, लेकिन हमारे बच्चे फर्स्ट से लेके 12th तक, उनको 12 साल हो गए वहाँ पे पढ़ते पढ़ते, लेकिन एक अच्छा माहौल दे पाए, बस अच्छा माहौल देख पाए। और हमें भी इस संगीत की दुनिया में जो हमारा नाम 12 साल 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, तो उस चीज़ को अब लोगों की डिमांड्स या लोगों के टेस्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है ज़माने के साथ साथ। तो हम बॉम्बे में रह के उनको ये सारा कुछ चेंज करके दे सकते हैं और दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ ही होते तो शायद कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं शायद हम यहाँ ही होते, अगर कश्मीर में ही रहते होते तो हमने इतना कुछ सीखा नहीं होता। बॉम्बे में रह के काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बहुत सही है। अब वक्त की कमी है तो कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिसमें हाँ ना का जवाब देना है, और एक लाइन के अंदर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए होगा, ठीक है? कुछ ट्रिकी से सवाल हैं, पूछूंगा, ऑडियंस देख रही है, हाँ ना और एक लाइन में जवाब देना होगा। तारक जी, आपका पहला झूठ जो आपने मसरत जी को बोला हो, कब, कहाँ और कैसे बोलना पड़ा? झूठ मैंने तकरीबन सही कहना अभी ऑडियंस के सामने ये है कि नहीं बता देना जो नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे तो तकरीबन अभी 17-18 साल से हम लोग एक साथ हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इनको झूठ बोलूँ ही ना। कभी आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं बोला होगा। ऐसे बोले ना दिल की बात निकाले। एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ उड़ी चला गया था और मैंने इन्हें कहा मैं जम्मू जा रहा हूँ, और बाद में मैं उड़ी में था और मैं उड़ी से घर वापस श्रीनगर पहुँचा भी नहीं था, इनको पहले पता चल गया था कि मैं उड़ी में हूँ। ये एक झूठ बोला था, मेरे ख्याल में 2003 की बात है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जो आप हमेशा भूल जाते हैं और बोलने के बाद कभी कभार इनसे डांट भी पड़ जाती है कि यार क्या करते हो आप, हमेशा भूल जाते हो, आपको मैं हमेशा कहता हूँ याद रखो। कोई एक ऐसी चीज़? भूलती तो मैं हमेशा हूँ, वैसे मैं अक्सर भूलती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और डांट हल्की फुल्की पड़ती है, ज़्यादा नहीं डांटते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जैसे आपका वॉलेट, जैसे आपका फ़ोन? बिल्कुल, कभी फ़ोन देते हैं तो मैं बस ढूंढती रहती हूँ, अब क्यों ना मेरे हाथ में भी हो तो भूल जाती हूँ मैं कि ये नहीं है, और फिर डांट पड़ती है इनसे। अच्छा, कोई एक ऐसा शो जिसमें घबराहट फील हो रही हो कि लिरिक्स बहुत टफ हैं, अब शो होने वाला है कि अब तब भूल जाऊं, काफ़ी ऑडियंस है, काफ़ी जनता है? हाँ, ये हुआ है हमारे साथ लाहौर में। लाहौर अलहम्ब्रा कौन सा थिएटर था? थिएटर एक था अलहम्ब्रा थिएटर, उसमें हमारा शो था दोनों का, और वहाँ पे कश्मीरी गाना था मुझे, बट उस टाइम हम अभी नए आए थे, मतलब थे पुराने लेकिन कश्मीरी ज़्यादा नहीं जानती थी मैं गाना। तो वहाँ पे किसी ने हमें बोला कि आपको कश्मीरी गाना है, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। और हमारे साथ कौन थे वहाँ के? नूर जहाँ जी की भतीजी साइमा जहाँ जी, उनके साथ हमारा मतलब एक किस्म का मुकाबला था। पाकिस्तान, हाँ, जुगलबंदी थी। फिल्म की सिंगर है वो। अच्छा, साइमा जहाँ पाकिस्तानी जो फिल्म है वो इंडस्ट्री उसकी सिंगर है और बहुत पक्की सिंगर है वो। अच्छा, जुगलबंदी थी? जो जुगलबंदी वो हमारे साथ गा रही थी। अच्छा, अगर आज मैं यहाँ पे कहूँगी मैं आप दोनों की जुगलबंदी करवा दूँ तो कौन किसे हरा देगा? नहीं ऐसे ये ऐसे एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ, जवाब दे। हराने वाली बात तो अलग है, मतलब वहाँ भी हराने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये था कि सामने एक इतना सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ गा रहा है, उसको देख के थोड़ा सा वो होती है बात, क्योंकि हम थे भी दूसरी कंट्री में। उसके बाद फिर एक और शख्सियत हमारे सामने बैठे थे जो सुन रहे थे बैठ के ऑडियंस में, पता है कौन? शफकत सलामत अली खान साहब। अच्छा, वो सुन रहे थे। शफकत सलामत अली खान साहब इतनी एक मतलब बड़ी शख्सियत हैं इस म्यूज़िक की दुनिया में कि जिन्होंने एक वो नैना रे नैना इतना अच्छा गाया था कि लता जी ने उनको हीरे की अंगूठी भेजी थी कि आपने मुझसे ज़्यादा अच्छा गाया है। वो इतने बड़े उस्ताद हैं, और सलामत अली खान साहब के बेटे। अच्छा, तो वो बड़े उस्ताद हैं, मतलब वो सामने बैठ के तो घबराहट तो होनी है भाई, हम छोटे से आर्टिस्ट हैं, लाहौर में उनके सामने गा रहे हैं। अच्छा, यानी कि वो ज़िंदगी का एक हसीन सफ़र था इन दोनों का जो इन्होंने साथ में बिताया, और कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट ज़िंदगी का जो इनके लिए सबसे खूबसूरत लम्हा हो जो इन्होंने आपके साथ भी शेयर किया। इसके साथ भी कुछ और सवालात हैं जो पूछना चाहूँगा, आपकी इजाज़त है? इजाज़त नहीं भी होगी तो भी पूछ लूँगा क्योंकि अभी मेरा टाइम है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो मन में आएगा पूछते रहूँगा, आप लोगों ने जवाब देना पड़ेगा, और जवाब क्यों ना दें क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, जवाब तो देंगे आप सब। बिल्कुल आप भी देंगे ना? बिल्कुल, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। अच्छा, एक ऐसा सवाल मेरे जहन में काफ़ी वक्त से आ रहा था जो मैं आपसे पूछना चाहता था, और सवाल वो यूँ इस तरह से है कि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी जो है 30 साल 35 साल 40 साल जो है वो सिंगिंग के साथ आपने स्पेंड कर दी, गुजार दी। कल को आपका बेटा या आपकी बेटी अगर वो इस प्रोफेशन में आना चाहें, वो सिंगिंग करना चाहें,
तो क्या आप उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देंगे, आगे लेके जाएंगे, या फिर आप भी बाकी फादर्स की तरह उनको ये कहेंगे कि बेटा आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सिविल सर्विसेज करो, वो आपके मुकाम है, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा नक्श कदम है और उसी पे आप चलो? देखिए, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मुझे बहुत मारें पड़ी हैं बचपन में। बहुत मेरी पिटाई होती थी कि आपने ये काम क्यों शुरू कर दिया। असल में हम सईद ख़ानदान से हैं, घर के सारे पीर हैं, तो उस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा मना किया जा रहा था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। खैर, जो सो हो गया, मेरी लाइफ निकल गई। मैं बच्चों को कभी मना करने वाला नहीं हूँ, और मेरी बेटी जो है वो IAS का सोच रही है कि मैं IAS करूँगी। लेकिन वो इतनी बेहतरीन सिंगर है, वो इतना अच्छा सुर में गाती है, और हम उसे सपोर्ट करते हैं। मैं कभी कभी हारमोनियम साथ में बजा के उसके रिकॉर्ड करके वो इंस्टाग्राम में उसने अपने वो चैनल बना रखे हैं, उसमें चढ़ाती है। बेटा प्रोफेशनली के हिसाब से अभी छोटा है, मतलब 10th में पढ़ता है, लेकिन एक अच्छे उस्ताद से तबला सीख रहा है। मतलब हम सिंगिंग और एज ए मतलब म्यूजिशियन उनको दोनों चीज़ें सिखा रहे हैं, आज से ही सिखा रहे हैं। वो कोई काम करें, जॉब करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो अलग बात है, वो तो पार्ट टाइम का है। लेकिन ये जो शौक है और जो हमारे ब्लड में आप घुस गया है, मेरे ख़ानदान में मैं पहला हूँ, इनके ख़ानदान में तो इनके पापा थे पहले, मेरे ख़ानदान में मैं पहला हूँ। अब मुझसे बाद जो है ये आए, उसके बाद वो मेरे छोटे भाई काबिल बुखारी आए, अब मेरे बच्चे जो हैं उनसे आगे ये चीज़ तो चलती रहेगी, ये तो अब रुकेगी नहीं। अच्छा, ये अब रुकने वाली नहीं है, ये आगे आगे बढ़ेगी। और हम मना नहीं करेंगे बच्चों को, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे जो इन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और फाइनली मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा मैं बुलाया और हमसे बातें की, और इतनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें, माशाल्लाह, क्या कहना है। आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। कुछ और पिछले काम को लेकर अभी तक 2 साल की जर्नी को लेकर कोई तारीफ़ करनी हो? नहीं, मैंने तो अभी मतलब मेरे ख्याल में 1 साल से शायद मैं आपको जान रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपका काम देख के आपको मैं सलाम पेश करती हूँ। ये मैं रिकॉर्ड करूँगा। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ख़ास करके बाकी काम जो करते हैं आप, जो तस्कीन करते हैं वो अच्छी बात है। आप मतलब पॉलिटिकल लोगों को पकड़ के उनके इंटरव्यू करते हैं, लोगों के हालात से भी उनको आगाह करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कल्चर पे आप थोड़ा सा जो हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है, इन लोगों को पकड़ के लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ कि अगर सबके माँ बाप ऐसे बने कि अपने बच्चों को सिखाएँ और इस तरफ लगाएँ, तो मतलब पढ़ना तो ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है, और वो डॉक्टर इंजीनियर बन के भी ये काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई डॉक्टर बनेगा वो गाना नहीं गाएगा। चलिए, बहुत सही है। एक आखिरी सवाल है, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेहदी हसन साहब। आपका कौन है? नुसरत फ़तेह अली खान साहब। चलिए जी, दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मिल गए। खैर, मैं यही कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, देखते रहें डेली तस्कीन को, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो भी खबरें यहाँ से आती है पल पल की, वो आप लोगों तक पहुँचती है। एंड वेल फाइनली तारिक परदेसी जी मेरे साथ हैं, और हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया, और जो था हमारे यही तो खासियत है ना। वो कहते हैं ना कि एकदम से जो कहा जाता है वो दिल से निकलती है, और जो सोच समझ के होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो क्या है, तारिक परदेसी साहब मेरे साथ हैं, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मसरत नाज जी मेरे साथ हैं, बचपन से मैं इनको सुनता था, ये जब गाते थे बड़े फेमस होते थे। हमारे जब वहाँ पे कभी मोहल्ले में आगे पीछे शादियाँ होती थी तो इनका जब आना होता था, लोग कहते थे जी तारिक साहब आए हैं, जी मसरत नाज आए। फाइनली मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन एवरग्रीन है, फॉर एवर की तरह जैसे आज भी हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहें डेली तस्कीन, और मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।